नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लेटरल एंट्री का खतरा टल गया है। मोदी सरकार ने एक कोई ढीठ और अड़ियल आदमी हो और वो सदाशयता दिखाए तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। मोदी सरकार ने जो असहमतियां थीं अपने सहयोगियों की, उनको सम्मान देते हुए प्रॉपर पूरा डर दिखाया और इस फैसले को वापस ले लिया। कई सारे फैसले वापस हुए हैं, उस सरकार में वापस हुए हैं जो सरकार अपने अड़ियल पने के लिए मशहूर थी। लेकिन हम इसके इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि हम कितने बड़े अनिष्ट से बच गए हैं, हमारा देश कितनी बड़ी समस्या से बच गया है। अगर लेटरल एंट्री आई होती तो हम लोग किस तरह से इसमें फंसने वाले थे। देखो जी, जब बीजेपी आती है प्रशासनिक सुधार के इस प्रोजेक्ट को लेकर आ जाती है। इस प्रोजेक्ट में सीधे सीधे प्राइवेट कंपनियों को सरकार चलाने के काम में घुसाना है। सरकार चलाने के काम में प्राइवेट कंपनियों को आप क्यों घुसाना चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज से नहीं उठ रहा है, ये पुराने ज़माने से उठ रहा है। मोरारजी देसाई को लेकर बहुत सारी चीज़ें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, बहुत सारी बातें हैं। इमरजेंसी इस देश में क्यों लगाई गई, उसके बैकग्राउंड में भी एक बात कही जाती है कि इस देश में इमरजेंसी इसलिए लगाई गई क्योंकि इंदिरा गांधी को ये डर था कि अमेरिका भारत के अंदर अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। रामलीला मैदान में जो सभा हुई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उस दिन के अखबारों में जो छपा वो बताता है कि इन लोगों ने पुलिस से और मिलिट्री से कहा कि आप सरकार के आदेश मानना बंद कर दो। यानी इस देश में टोटल कियोस पूरी तरह से मचाने का एक इंतज़ाम किया गया था। टोटल कियोस, पूरी अफरा तफरी। तो वो क्यों हो रहा था? लंबे समय से ये आरोप लगते रहे कि कुछ लोग इस देश में अमेरिका का एजेंडा चलाना चाहते हैं। मोरारजी भाई देसाई जब उप प्रधानमंत्री थे चीन के युद्ध के बाद में, तब भी इस तरह के प्रशासनिक सुधार की बात हुई थी। और उस प्रशासनिक सुधार को कांग्रेस पार्टी ने इसलिए नहीं लिया था कि किसी भी तरह से हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में अभी क्या होता है, 25 साल का लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सब करा के इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू देने के बाद मेंस करता है, मेंस करने के बाद आप जब जाते हो तो वो लड़का जो है वो किसी भी देश का एजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूरी तैयारी करके इन सारे प्रोसेस को पास करके वहाँ पर एंट्री पाई है। तो हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो सारे के सारे एक अच्छे रूट से आते हैं, पूरी तैयारी करके आते हैं और उनको जो ट्रेनिंग मिलती है वो हमारे देश के सिस्टम की ही मिलती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहे कि हमारे देश की व्यवस्था के अंदर कोई विदेशी या कोई कॉरपोरेट अडानी अंबानी अपना आदमी घुसा दे तो ये मुमकिन नहीं था। लेकिन जैसे ही कुछ खास आइडियोलॉजी की सरकारें आती हैं, चीन के साथ में आपने देखा कैसे 77 में सरकार आते ही लंबे समय से चीन के साथ रिश्ता तोड़ के रखा था भारत ने, क्योंकि उसने दगा किया था 61 में। कैसे मोहब्बत की पींगें मरनी शुरू हो गई थी। किस तरह से अटल जी जब विदेश मंत्री बने तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क चीन को खुश रखना हो गया। तो ये तरह के आरोप हमारे देश में लगते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है, लेकिन ये आरोप लगे हैं। तो ऐसे में मोरारजी देसाई 77 में लेटरल एंट्री के कानून को पास कर देते हैं। लेटरल एंट्री का कानून क्या, उन्होंने प्रशासनिक सुधार की एक व्यवस्था बनाई थी। उसमें बहुत सारी तमाम तरह की सिफारिशें थीं, सिर्फ लेटरल एंट्री नहीं थी। उन सिफारिशों को मोरारजी देसाई ने लागू कर दिया। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये व्यवस्था जो है ये इस तरह से गड़बड़ कर रही है। तो 2005 में उस व्यवस्था को भंग कर दिया गया। भंग करने के बाद कांग्रेस सरकार ने फिर एक आयोग बनाया और उसने जो आयोग बनाया उस आयोग में भी तमाम सारा रिजेंटमेंट हुआ। उस आयोग के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। उसके जयप्रकाश नारायण एक आईएएस थे उसके अंदर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया और वो आयोग ऐसा का ऐसा उल्टा सीधा कुछ करके उसकी सिफारिशें आ गई थी।
यूपीए सरकार ने मनमोहन के टाइम में उन सिफारिशों को टर्न डाउन कर दिया था कि ये सिफारिशें लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आप अचानक किसी व्यक्ति को इस देश की सबसे अहम चीज़ हमारे देश के फैसलों की फाइलें, एग्जीक्यूशन की फाइलों तक नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए उसको एक प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। आप कहीं पे भी उठा के रास्ते में बस में उसको नहीं बिठा सकते। लेटरल एंट्री से लोगों को नहीं बिठाया जा सकता, तो उस सरकार ने उसको टर्न डाउन कर दिया था। 2018 में फिर से एक आइडियोलॉजी की सरकार आती है। उस आइडियोलॉजी की अंतर्राष्ट्रीय निकटताएं, उसकी प्रतिबद्धताएं समय समय पे सामने आती रहती हैं। इजराइल का मामला हो, चीन का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, उस बारे में बात होती रहती है। हम सब लोग इस पर अनुमान ही लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल फर्म होकर कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, इस पर किताबें भी लिखाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर से लेटरल एंट्री का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो आप जो समानांतर रूप से हमारी ब्यूरोक्रेसी में लोगों को सारे प्रोसेस को बाईपास करके आप दरवाज़ा खोल दे रहे हो, इसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन तो है। अब वो इंटेंशन बुरा है या अच्छा है, ये टिप्पणी करना भी अपने आप में खतरनाक काम है। लेकिन जो मोटा मोटा आशंकाएं लगती हैं, मेरे जैसे आदमी के दिमाग में आती हैं। एक व्यक्ति, आज आपने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, कि भाई इससे जो पूरे रिजर्वेशन को बाईपास कर दिया आपने, और उनके इसी एक मुद्दे को उठाने के कारण इस फैसले को वापस लिया गया। और इसी रिजर्वेशन के मुद्दे पे चिराग पासवान ने भी डिसेंट दर्ज कराया, असहमति दर्ज कराई। नीतीश के यहाँ से भी केसी त्यागी जो हैं, उन्होंने बयान दिया कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए, इससे विपक्ष को मौका मिले। और बहुत सारी चीज़ों के बाद में इसको वापस ले लिया गया, क्योंकि बिहार में नीतीश को अभी इलेक्शन में भी जाना है। और जब वो इलेक्शन में जाएंगे और इस तरह से आरक्षण को बाईपास करके जाएंगे, तो उनके लिए मुश्किलें होंगी। बीजेपी को भी समझ में आ गया है अभी हाल के चुनाव के नतीजों में कि किस तरह से उनके लिए मुश्किलें होती गईं। तो इसको टाल दिया गया। लेकिन क्या लेटरल एंट्री में भी अगर आने वाले समय में रिजर्वेशन ये लागू कर देते हैं, तो क्या ये उसके बावजूद, और कर देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए ठीक रहेगा? एक बड़ा सवाल है। मेरी फाइलें अडानी का आदमी, अडानी की कंपनी में काम कर चुका आदमी देखेगा, अच्छा लगेगा क्या? हमने देखा अभी सेबी चीफ पे सवाल उठे हैं। सेबी चीफ के जो बैकग्राउंड है वो ये है कि उन्होंने एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और उसके सीधे सीधे उनका एक अडानी से संबंध निकला है। मैं उस पर बहुत डिटेल से बना चुका हूँ, आपको बोर नहीं करूँगा। अडानी से संबंध निकला है, अडानी के म्यूचुअल फंड हैं, अडानी के यहाँ काम कर चुके एक आदमी की सिफारिश पर इन्होंने वो शेयर खरीदे उस कंपनी के। ये भी आ चुका है कि अभी तक उससे मुनाफा काट रही हैं ये, और सेबी चीफ की जगह पे भी बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो आईएएस की जगह पे एक लेटरल एंट्री होती है सेबी चीफ की। माधवीपुरी बुच एक लेटरल एंट्री है, जो सिस्टम है वहाँ से नहीं आई है। वो आईएएस की पोस्ट होती थी, वहाँ पर ही आई हैं। आने के बाद में क्या, तो इस तरह से सिस्टम में अलग अलग जगहों पर, मान लीजिए ग्रीन एनर्जी पे फैसला होना है, मान लीजिए कोल पे फैसला होना है, और वहाँ पर अगर अंदर आपने लेटरल एंट्री से लेके 2 आदमी अडानी के बिठा दिए, तो सरकार को अडानी डायरेक्ट चलाएंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं किसी का नाम लूँगा तो मानहानि का मुकदमा कर देगा वो। बहुत सारे इस देश में पॉलिटिशियंस अलग अलग, कोई किसी बाबा के कोटे से है, कोई किसी उद्योगपति के कोटे से है, इस तरह से भी टिकट दिए जाते हैं। और वो पॉलिटिशियन उन्हीं के लिए बार बार आवाज़ें उठाते हैं और उनके दुश्मनों को टारगेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने लगातार देखी हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे देश की फाइलों को 2 तरह के लोग एक्सेस कर सकते हैं मोटा मोटा तौर पर। एक तो कॉरपोरेट के लोग, दूसरा ऐसे लोग जिनकी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को आसानी से फोड़ा जा सकता है। अगर आप वो सीक्रेट फाइल जो देश की सरकार में कहीं पे कोई एग्जीक्यूशन हो रहा है किसी पॉलिसी का, वो किसी एक ऐसे आदमी के हाथ में पकड़ा देते हैं जो बाहर से आया है, तो उसका परिणाम क्या होगा, इसको ज़्यादा सोचने की गुंजाइश ही नहीं है इसमें। हमारे देश के फैसले जो अभी तक बहुत सीक्रेट रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, हमारे कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, उनके अंदर बाहर के लोगों की पहुंच,
ऐसे समझिए कि घर के कोई ज़रूरी मामले, शादी ब्याह के बारे में आप बात कर रहे हैं आप, और इस बीच में आपके यहाँ पे कहा जाए कि भाई ये आज से बिग बॉस में ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है और ये आदमी आपके घर की बातें सुनेगा, तो कैसा लगेगा आपको? और यही ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है। भैया एक बात बताइए, आप जाओगे क्लर्क का एग्ज़ाम देने तो आपको तो पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप अगर सिपाही की भर्ती के लिए जाओगे, यहाँ तक कि अग्निवीर के लिए भी जाओगे, तो दुनिया भर का आपको सीना वीना नाप नूप के पूरे सब करना पड़ेगा। और ये आदमी सिर्फ 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 40 साल की उम्र होनी चाहिए, कभी भी घुसा देंगे, वो भी शीर्ष पदों पे देश के। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो ये बताती है कि ये जो पवित्र हमारे देश का जो एक पवित्र स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे घर की बातें हैं, जो हमारे देश की चीज़ों के फैसले करती हैं, जिनसे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। उनके अंदर उद्योगपतियों के वफादार लोग, उनके यहाँ काम कर चुके लोग, पुराने कॉरपोरेट के लोग, और कॉरपोरेट में काम करने वाला आदमी सिर्फ एक ही कंसीडरेशन पे काम करता है, याद रखिएगा, मुनाफा और नुकसान। नफ़े नुकसान से आगे वो सोचते ही नहीं, और जब वो यहाँ जाएगा तो नफ़े नुकसान की तो सोचेगा। तो इसलिए ये फैसला बहुत खतरनाक फैसला था देश की सुरक्षा के लिहाज से, देश की पॉलिसीज़ के बीच में लोगों के इन्फ्लुएंस के हिसाब से। हमारी पॉलिसीज़ को सिर्फ भारत के उद्योगपति नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म के लोग नहीं, विदेशी लोग भी प्रभावित कर सकते थे। और इसलिए भी क्योंकि इसके अंदर घुसने की प्रक्रिया क्या थी, कैबिनेट सेक्रेटरी बैठेगा, उसके साथ इंटरव्यू बोर्ड बैठेगा और वो डिसाइड कर देगा किसको लेटरल एंट्री देनी है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा विश्वस्त अधिकारी, यानी सीधे सीधे प्रधानमंत्री के यहां से जो निर्देश आएगा वो आदमी अंदर हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये दिखाती थी कि हम इस देश की एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हमारे संतुलन है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसमें हम ये रोकने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से हम अपने देश को बचाएंगे, किस तरह से हम अपने देश को, भाई आएगा घर में, जैसे हमारी सोसाइटी होती है, आदमी आएगा तो साइन करके आएगा, वहाँ पर साइन करेगा, हम पहले बात करेंगे उसको घर तक आना है कि नहीं आना है, तब आएगा। आप व्यवस्था को इसको तोड़ दीजिए कि भाई कोई नहीं, इस आदमी को जो है वो क्लब हाउस वाले रास्ते से आने की परमिशन दी जाती है। फर्क पड़ता है ना। और जब देश जिस चीज़ से चल रहा है वो है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, हमारी कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर के जो लोग हैं वो एकदम ज़मीन से अंदर आते हैं, वहीं से तैयार किए जाते हैं, और वही लोग आगे तक इस देश में कार्यपालिका में ऊपर जाते हैं, इस देश को चलाते हैं। उनके बीच में अचानक कहीं से कोई 15 साल एक्सपीरियंस का किसी कंपनी का आदमी आप घुसा देंगे, तो जो शुद्धता है हमारे सिस्टम की वो भंग हो सकती है और वो देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ये जो लेटरल एंट्री का फैसला मोदी जी ने वापस लिया है, ये एक बहुत अहम कदम है इस देश की सुरक्षा के लिए। समझ लीजिए कि घर के अंदर इससे पहले कोई कांड हो जाता, चुन चुन के बाहर के लोगों को रोका गया है। अब आते हैं कि इसमें ये आरोप लग रहे हैं कि मनमोहन सिंह भी तो लेटरल एंट्री से आए थे, सैम पेत्रोदा भी तो आए थे, विमल जालान भी तो आए थे। अब आप जरा दोबारा से चीज़ों को अगर विजिट करें, एक आदमी को सिस्टम के अंदर काम करने की स्थिति में और दूसरे आदमी को सलाहकार की स्थिति में अगर रखा जाए तो दोनों चीज़ों में कुछ तो अंतर होगा। एक आदमी को आप कहोगे ये घर में रहेगा वगैरह वगैरह, और घर के अंदर शामिल होगा, आपके घर शादी की तैयारी हो रही, सारी बात सुनेगा, आप जेवर कहाँ से खरीद रहे हो, खाना कहाँ से बनवाओगे। और दूसरा आदमी वो है जो आप जिसको कहा कि भाई ये आएंगे आपके घर पे, आप इनसे सलाह ले सकते हो कि भैया कहाँ से हम जेवर खरीदें। वो कहेंगे देखो भाई इस जगह से लो, इस जगह से खरीदोगे तो ये फ़ायदा होगा। वहाँ तक तो ठीक है। तो एक सलाहकार के पद पे किसी को रखना, उसी प्रकार की भूमिका देना। भाई अगर सैम पेत्रोदा सलाहकार थे, मनमोहन सिंह सलाहकार थे, तो उन्होंने अपनी सलाहें दी, उनको ये तो नहीं किया गया कि ब्यूरोक्रेट किसी का हिस्सा बना लिया गया। सलाह आप किसी से भी ले सकते हो, लेकिन हमारी सारी फाइलें ले जाके उसके पास रख देना, उस आदमी के आदेश चलेंगे हमारे सिस्टम के अंदर, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। और मुझे अचरज होता है कि इस देश की ब्यूरोक्रेसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।